Hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि Career Glow जो है आपके लिए DSSB PRT का स्पेशल सीरीज़ या क्लासेस लेकर आया था, जिसके अंदर आपको MWF में क्लासेस मिलती हैं। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइकोलॉजी इन इंडिया और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में थोड़ा बहुत आपको ना साउंड सुनाई देगा, जैसे चिड़ियों का साउंड सुनाई देगा, बट स्टिल आगे वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो मैंने एक बहुत ही शांति भरे वाले प्लेस में बनाई है। बट येस, ये DSSB की जो सीरीज़ है आपको ये करियर ग्लो लेकर आया है, ये आपका केवी में भी हेल्प करेगा एंड CTET की CDP सेक्शन में भी हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। साइकोलॉजी इन इंडिया, तो यहाँ पर हमें वही चीज़ पढ़नी है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर NN सेन गुप्ता ने जो है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत की थी, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी की शुरुआत की थी बेसिक लेवल पे। कहाँ पर? वो भी कैलकाटा में 1916 में। तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा है द मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी बिगेन इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। तो जो मॉडर्न, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन फिलोसफी की बात करें, तो कहाँ शुरू हुई थी? हमारा डिपार्टमेंट शुरू हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वेयर द फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो हम ये जानते हैं ऑलरेडी 1916 में NN सेन गुप्ता के द्वारा एक लेबोरेटरी की शुरुआत करी गई। कहाँ पर? कैलकाटा में। ये हम अपनी शुरुआती क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो द मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी बिगेन इन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के अंदर साइकोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसमें पहला सिलेबस वेयर द फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया एंड द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वॉज स्टैब्लिश इन 1915। तो 1915, बट हम लोग इसको 1916 कह लेते हैं, आप इसको 15 भी याद कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी उसने अपना पहला डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का शुरू करा 1916 में। देखो, डिपार्टमेंट 1916 में शुरू हो रहा है और लेबोरेटरी जो है वो 15 में शुरू हो रही है, तो हम इसको 16-15 कह देते हैं। एंड अनदर डिपार्टमेंट, एक और डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई जो अप्लाइड साइकोलॉजी की थी 1938। यहाँ से क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया है, बट हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। The beginning of modern experimental psychology at Calcutta University was greatly influenced by the Indian psychologist Dr. NN Sen Gupta। तो जो डॉक्टर NN सेन गुप्ता थे उन्होंने 1916 में और 1915, अगर हम कह लें 1915 में, उन्होंने कैलकाटा के अंदर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत करी, लेबोरेटरी की शुरुआत करी, और वो US से ट्रेंड थे, ठीक है। हु वॉज ट्रेंड इन USA, जिनको USA में ट्रेन किया गया था इन द एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ वुंट। क्योंकि आप, हम ऑलरेडी जानते हैं कि वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में एक लेबोरेटरी ओपन की थी। तो USA के अंदर ही जो USA में ही जो एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन है, वुंट का जो एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन है, उसमें डॉक्टर NN सेन गुप्ता ट्रेंड थे। और फिर भारत आकर, इंडिया आकर, उन्होंने इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया इन 1915 और 16, ठीक है। कहाँ पे? कैलकाटा में। फिर उसके बाद आते हैं प्रोफेसर G. बोस, वॉज ट्रेन इन फ्रूडियन साइको एनालिसिस। तो फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड को भी हम जानते हैं, और इनके बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हु शोक द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को जो है हिला के रख दिया था, क्योंकि उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया। फिर उन्होंने 3 लेवल्स की बात करी, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस की बात करी। तो ये चीज़ें, तो फ्रूडियन साइको एनालिसिस में प्रोफेसर G. बोस ट्रेंड थे। अनदर एरिया विच इन्फ्लुएंस द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो ये भी वो एक एरिया है जिसमें ये क्या थे, काम कर रहे थे। जैसे डॉक्टर NN सेन गुप्ता वुंड के एक्सपेरिमेंटल उसमें काम कर रहे थे, वैसे ही प्रोफेसर G. बोस फ्रूडियन साइको एनालिसिस, जो कि एक दूसरा पर्टिकुलर एरिया है, उसमें काम कर रहे थे। क्योंकि वुंड तो स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करते हैं, तो ये तो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच हो गई, जबकि प्रोफेसर G. बोस जो साइको एनालिसिस है उस अप्रोच पर काम कर रहे थे, जो कि एक दूसरा एरिया है। प्रोफेसर बोस इस्टेब्लिश्ड इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इन 1922, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, पटना वर अदर अर्ली सेंटर्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन साइकोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि कैलकाटा तक ये जो साइकोलॉजी के जो लेबोरेटरी है वो सीमित रह गई, ऐसा नहीं है। मैसूर, पटना, फिर इलाहाबाद में भी शुरुआत हुई। फ्रॉम दीज मॉडेस्ट बिगिनिंग्स मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ ग्रोन एज अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। ये जो
मॉडर्न साइकोलॉजी है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बन पाया इन इंडिया विद अ लार्ज नंबर ऑफ सेंटर ऑफ टीचिंग, जहाँ पे टीचिंग रिसर्च एप्लीकेशन होता था। देयर आर 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी सपोर्टेड बाय यूजीसी। अब देखो यूजीसी का, क्योंकि क्वेश्चन ना कभी भी पूछा, कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे सीसीटीवी का आ गया था, सीसीटीवी का फुल फॉर्म बताओ, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि यूजीसी का भी हम लोग याद कर लें कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, एस ज़रूर लगाना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी का फुल फॉर्म है, हो सकता है 1 मार्क में पूछ लिया जाए। सो देर आर 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी सपोर्टेड बाय यूजीसी एट उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर एंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके पास 70 यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज जो हैं वो साइकोलॉजी ऑफर करती है। अबाउट 70 यूनिवर्सिटी ऑफर करती है आपको कोर्सेज इन साइकोलॉजी, मतलब डिफरेंट साइकोलॉजी के कोर्सेज आपको 70 यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में वो आपको ऑफर करती है। तो ये पूरा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में था कि डॉक्टर NN सेन गुप्ता जो थे वो यूएस रिटर्न थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि यूएसए में उन्होंने ट्रेनिंग ली एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन में जो कि वुंट का था। फिर प्रोफेसर जी बोस जो थे वो फ्रूडियन साइको एनालिसिस में ट्रेन थे, मतलब उसमें उन्होंने काम किया। उसके बाद जगह जगह पे बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी साइकोलॉजी को पढ़ाने के लिए वो खोली गई। यूजीसी का फुल फॉर्म हमने देख लिया। फिर अब है साइकोलॉजी इन इंडिया कि दुर्गानंद सिन्हा अपनी बुक साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इंडिया के अंदर साइकोलॉजी कैसे 4 फेजेस में चलती है, कैसे 4 फेजेस में चली है, उसके बारे में ये बताएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात हो रही है, तो इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इसलिए, और ये डेवलपिंग नेशन के अंदर आता है, एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। सो साइकोलॉजी इन इंडिया, क्योंकि सीधी सी बात है इंडिया में भी साइकोलॉजी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई होंगी। अभी तक हमने शुरुआत से क्या पढ़ लिया है कि साइकोलॉजी जो है वो एक बाहर का सब्जेक्ट है, यानी कि वेस्ट का सब्जेक्ट है। सो बेसिकली अगर हम ग्लोब बनाने की कोशिश करें तो उसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जितनी भी वेस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हमको साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स या चीज़ें देखने को मिली हैं। मतलब मोस्टली काम जो साइकोलॉजी का है वो बाहर की तरफ ज़्यादा हुआ है। अब इंडिया को भी तो साइकोलॉजी अपने यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन लेकर आना है। तो इंडिया में इस चीज़ की शुरुआत किसने की? तो जैसे कि अगर हम लोग दुर्गानंद सिन्हा की बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चीज़ लिखी हुई है, दुर्गानंद सिन्हा इन हिज बुक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। MCQ में, यानी कि जो ऑब्वियसली MCQ ही आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्गानंद सिन्हा जो है उनकी बुक कौन सी है, तो उनकी बुक है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब हम सभी जानते हैं, एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड की बात की जाए, वो है अमेरिका या USA, या फिर वो कह लो जो सबसे पहले शुरुआत में इंडिपेंडेंट हो गए थे, हम लोग उसको अमेरिका को मानेंगे, क्योंकि 76 में अमेरिका जो है वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हो गया था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। जबकि अगर हम सेकेंड वर्ल्ड कंट्री की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री में आता है आपका आज तो उसको रशिया कहते हैं, उससे पहले उसका नाम USSR हुआ करता था, उससे पहले उसका नाम USSR हुआ करता था, तो उसको हम सेकेंड वर्ल्ड कह रहे हैं। जबकि थर्ड वर्ल्ड का मतलब है कि जो 1950 के बाद या 40 के बाद आज़ाद हुए हैं, नॉट 50, 40 के बाद, 1940 के बाद जितने भी आज़ाद हुए हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, इसके अलावा जितनी भी, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, या फिर आपका और भी जैसे अफ्रीकन नेशंस हो गए, तो ये जितने भी बाद में आज़ाद हुए ना, 1940 के आसपास आज़ाद हुए, उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह रहे हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में साइकोलॉजी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो वैसा उन्होंने एक बुक लिखी, मतलब उन्होंने इंडिया की बात ज़्यादा करी। सो दुर्गानंद सिन्हा इन हिज बुक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अब यहाँ लिखा है द इंडियन एक्सपीरियंस पब्लिश इन 1986 ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस इन इंडिया इन 4 फ्रेजेस, यानी कि 4 चरणों में। हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर 1986
मतलब 1986 तक अगर, या 1986 में हमने जब मॉडर्न साइकोलॉजी को इंडिया में ट्रेस करने की कोशिश करी कि इंडिया में मॉडर्न साइकोलॉजी की जो है वो शुरुआत कैसे हुई, तो हमने 1986 में इस चीज़ को ट्रेस करने की कोशिश करी कि इंडिया में कैसे मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। तो उसके 4 चरण पाए गए, यानी कि 4 फेजेस पाए गए। अब वो 4 चरण या 4 फेजेस कौन कौन से थे, तो देखो यहाँ क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि दुर्गानंद सिन्हा के हिसाब से, उनकी बुक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट फेज टिल इंडिपेंडेंस वॉज अ फेज विद एम्फसाइजेस ऑन एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च। यानी कि उनके हिसाब से जो फर्स्ट फेज था इंडिपेंडेंस का, यानी कि 1947 के बाद की बात हो रही है इंडिया में, वो वाला जो फेज था उसमें एम्फसाइज किया गया एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। जैसे वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में एक्सपेरिमेंट्स करे थे, राइट। मतलब वहाँ एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जो थी वो खोली थी उन्होंने। तो सेम चीज़ है कि इंडिया में भी हम एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिक, जिससे सिगमंड फ्रॉइड जुड़े थे, तो हमारे बहुत सारे लोग जैसे एन सेन गुप्ता है, तो एक्सपेरिमेंटल यानी कि वुंट के साथ के उनकी चीज़ों के साथ उन्होंने मतलब उनको समझा, काम किया। तो एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च हमारी इंडिया में भी चली, विच प्राइमरीली रिफ्लेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन वेस्टर्न कंट्रीज़। तो हम मतलब जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च चलती थी, वो चीज़ हम अपने यहाँ पर भी लेकर आए। शुरुआत में तो हमने वेस्टर्न के आइडियाज़ को ही फॉलो किया, क्योंकि हमारे पास अपना, देखो कहने के लिए साइकोलॉजी इंडिया में भी थी, एक्चुअली नॉट साइकोलॉजी बट फिलोसफी हुआ करती थी। इंडिया में फिलोसफी के प्रिंसिपल्स चलते थे, हमें भी थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता थी, लेकिन हम डिसिप्लिन हमने नहीं बनाया था। साइकोलॉजी एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो वेस्टर्न से ही फोकस्ड होकर के यहाँ पर आया है, वहीं से यहाँ पर आया है। उससे पहले बस हमारे पास क्या था, फिलोसफी था। अब इसका जो सेकंड फेज़ है, फर्स्ट फेज़ कौन सा था इंडिपेंडेंस का, 1947 के बाद वाला फेज़ आप मान लो। तो सेकंड फेज़ था इसका 1960। ये वाला जो चरण था, या ये वाला जो वेव था, लेवल था, फेज था ऑफ एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इस टाइम पे साइकोलॉजी को अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया। ड्यूरिंग दिस फेज, इसी चरण में या इसी फेज के दौरान, इंडियन साइकोलॉजिस्ट शो अ डिजायर टू हैव एन इंडियन आइडेंटिटी बाय सीकिंग टू लिंक वेस्टर्न साइकोलॉजी टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमने सोचा कि हमें इंडिया के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, बट हमने वेस्टर्न साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करी और उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आए। यानी कि हमने शुरुआत साइकोलॉजी की अपने यहाँ पे वेस्टर्न साइकोलॉजी से ही की, वहीं के प्रिंसिपल्स से हमने इसको वो मतलब वहीं के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, वहीं के आइडियाज़ को यूज़ किया। सो दे डिड दिस बाय यूजिंग वेस्टर्न आइडियाज़ टू अंडरस्टैंड इंडियन सिचुएशन। उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ को इस्तेमाल करके इंडियन सिचुएशन को समझने की कोशिश करी। तो ये जो साइकोलॉजी है इन इंडिया, इसके बारे में दुर्गानंद सिन्हा अपनी बुक में बता रहे हैं। इनकी बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इन्होंने 1986 में इन्होंने क्या ट्रेस किया मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में, कि मतलब इंडिया में मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो उन्होंने बताया कि इसके 4 चरण हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि फर्स्ट फेज़ के अंदर एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च वगैरह ये सब चीज़ें हमने अपने इंडिया में शुरू करी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जिसको हम 1947 के बाद का टाइम पीरियड कह देते हैं। ये तो फर्स्ट फेज़ था। फिर आया सेकेंड फेज़ जो था 1960 के आसपास का, तो एक इंडिपेंडेंस के आसपास का, फिर एक 1960, जिसमें हमने सोचा कि हमें इंडिया के लिए साइकोलॉजी बनानी होगी, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इंडिया के संदर्भ के हिसाब से हमने बनानी होगी। तो हमने वेस्टर्न आइडियाज़ को लिया और उससे इंडिया की सिचुएशन को समझने की कोशिश की। दिस ट्रेंड was also reflected in some attempts to develop psychological approaches based on traditional Indian psychology। और फिर यही से ही इनके दिमाग में एक चीज़ आई कि हमें ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इंडिया के ट्रेडिशन के हिसाब से हमें अपनी साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी, विच केम फ्रॉम आर एंशंट टेक्स्ट। तो हमने एंशंट टेक्स्ट को देखा, स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, जो मूर्तियाँ हम लोग बना करते थे, मूर्ति और जो पुराने टेक्स्ट थे, जैसे एंशंट यानी कि जो
पुराने प्राचीन ग्रंथ हुआ करते थे उनको खोजा हमने। दस दिस फेज इज कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंट इन इंडिजिनस साइकोलॉजी। वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन में अगर इंडिजिनस साइकोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कुछ 20% तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कहीं इधर उधर से आ जाते हैं, इधर उधर से, यानी कि कहीं कुछ ऐसा वर्ड दे देंगे जो हमें समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा है इंडिजिनस साइकोलॉजी। इंडिजिनस का मतलब है कि वो साइकोलॉजी जो अभी वेस्टर्न आइडियाज़ के हिसाब से चल रही थी, वो साइकोलॉजी जो हम वेस्ट के आइडियाज़ प्रिंसिपल्स को उठा करके या वहाँ पर जो रिसर्च हुई है उसका इस्तेमाल करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे थे। अब हमें इंडिया के लिए अलग से साइकोलॉजी की ज़रूरत है जो इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड हो। तो अब हमें खुद से ना हमें इंडिजिनस साइकोलॉजी बनानी होगी विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन कल्चर, जो इंडिया के कल्चर से ओरिजिनेट यानी कि शुरू हुई हो वहाँ यहाँ के कॉन्टेक्स्ट से, एंड वॉज रेलिवेंट ऑफ फॉर सोसाइटी, और जो हमारी सोसाइटी के लिए रेलिवेंट हो। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के लिए अभी तक भी चल रही हो, हमारी सोसाइटी के हिसाब से हो। एंड इंडियन साइकोलॉजी बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, और जो इंडिया की साइकोलॉजी बने वो इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के बेसिस पर बने। मतलब इंडिया की जो पहले से चीज़ें रही हैं, कल्चर रहे हैं, ट्रेडिशंस रहे हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन स्क्रिप्चर्स हैं, उनको उठाओ और उसके बेसिस पे साइकोलॉजी को डेवलप करो। इसे हम कहते हैं इंडिजिनस साइकोलॉजी। ये इंडिजिनस साइकोलॉजी में आपके इंडिया की चीज़ों के जो तत्व होते हैं, कंटेंट होते हैं, वो मिले होंगे। मतलब हमें वो वाली साइकोलॉजी नहीं चाहिए जिस साइकोलॉजी में, मतलब आज भी बहुत सारे वेस्टर्न आइडियाज़ या वेस्टर्न फ्रेमवर्क के बेसिस पे हम चीज़ों को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, लेकिन हमें इंडिया के ग्रंथों कॉन्टेक्स्ट को खोजा कि वहाँ पर से हमें कोई चीज़ मिले सो दैट हम अपने इंडिया के हिसाब से कुछ सिस्टम बनाएं। While these developments continue, psychology in India is making significant contribution to the field of psychology in the world। तो वर्ल्ड में इंडिया भी अब इस फील्ड में आ चुका है, साइकोलॉजी की फील्ड में आ चुका है और काम कर रहा है, अपने सिग्निफिकेंट, अपने महत्व वाले कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहा है। इट हैज़ बिकम मोर कॉन्टेक्चुअल, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर डेवलपिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, और हम भी अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को डेवलप कर रहे हैं विच आर नोटेड इन आर ओन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया को ना अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से साइकोलॉजी को बनाना है, ठीक है। हाउएवर साइकोलॉजी इन इंडिया सॉट टू बिकम रेलिवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी इन द पोस्ट 1960 फेज ऑफ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। फिर एक फेज़ कौन सा था, 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस वाला, ये हमने देखा। सेकंड फेज़ कौन सा था, ये तो फर्स्ट था। सेकंड फेज़ कौन सा था, 1960s वाला, जिसमें हमने सोचा कि इंडिजिनस की बात करी हमने कि ऐसा होना चाहिए। और 1960 के बाद वाला जिसमें हमने प्रॉब्लम्स की बात करी कि इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है, भारतीय समाज की प्रॉब्लम्स क्या है। तो 1960 में हमने साइकोलॉजी के अंदर उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया। साइकोलॉजिस्ट बिकम मोर फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज की क्या दिक्कतें, क्या परेशानी है। फर्दर द लिमिटेशन ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न साइकोलॉजी फॉर आर सोशल कॉन्टेक्ट वर ऑल्सो रियलाइज्ड। लेकिन हमने ये भी रियलाइज़ किया कि वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस तो है ही हम लोगों का, क्योंकि वहीं पर ही प्रिंसिपल्स और ये सब चीज़ें जो है ना वो वेस्ट साइड में ज़्यादा बनी हुई हैं। तो उनके आइडियाज़, उनके प्रिंसिपल्स तो हमको यूज़ करने ही पड़ेंगे। सो वही लिखा है, फर्दर द लिमिटेशन ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस, यानी कि हमें कम करना है डिपेंडेंस, किसी भी तरीके से कम करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि आप अपना जो इंडिजिनस साइकोलॉजी है वो बिल्ड कर सको इंडिया में। फिर फोर्थ फेज जो है, 4 चरणों की बात हुई थी, फोर्थ है 1970 वाला। लीडिंग साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। फिर अब के जो साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कि थोड़ा एम्फसाइज किया कि रिसर्च होनी चाहिए विच इज़ ऑफ रेलिवेंस टू आवर सिचुएशन, जो हमारे इस चीज़ के हिसाब से हो, हमारी सिचुएशन के हिसाब से रेलिवेंट हो। द सर्च फॉर न्यू आइडेंटिटी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में साइकोलॉजी की एक नई आइडेंटिटी होनी चाहिए विच लेड टू द फेज ऑफ इंडिजनाइजेशन, जिसमें इंडिजनाइजेशन हो, यानी कि इंडिया के प्रिंसिपल्स, इंडिया के जितने भी चीज़ें हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर को ध्यान में रख के बनाया हो, विच स्टार्टेड ड्यूरिंग द लेट 1970। तो ये जो काम है 1970 के आसपास शुरू हुआ। बिसाइड्स
बिसाइड्स यानी कि इन एडिशन टू रिजेक्टिंग द वेस्टर्न फ्रेमवर्क, इंडियन साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क विच वॉज कल्चरली एंड सोशली रेलिवेंट। तो मतलब वेस्टर्न फ्रेमवर्क को वैसे तो देखो रिजेक्ट, ऐसा एज सच पूरा रिजेक्ट नहीं किया, वहाँ के आइडियाज़ प्रिंसिपल्स लिए हमने ज़रूर, लेकिन फिर भी हमने स्ट्रेस दिया कि हमारे कल्चर और सोशल यानी कि समाज के हिसाब से हमारी जो साइकोलॉजी है वो बनी होनी चाहिए। Alongside, we also find that new research studies involving interfaces with neurobiological and health sciences are being carried out। और फिर हमने साथ साथ ये भी सोचा कि नई नई रिसर्च जो है वो चलती रहनी चाहिए। न्यूरोबायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल या साइंस में ब्रेन को स्टडी करने में, इन सब में रिसर्च चलती रहनी चाहिए, हेल्थ साइंसेज में चलती रहनी चाहिए रिसर्च। साइकोलॉजी इन इंडिया इज़ नाउ बीइंग अप्लाइड इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज़। तो ये बात की, ये इस चीज़ की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इंडिया में भी आपको साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, आपके बीए में, आपके एमए में, आपके 11th एंड 12th के बेसिस पे दिया जाता है, और एक कोर्स भी है ये, ठीक है। तो साइकोलॉजी इन इंडिया इज़ नाउ बीइंग अप्लाइड इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज़। जैसे टीचर्स को भी साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, तो वही चीज़ है कि डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज़ में है। सिर्फ टीचर्स ही नहीं, जो टीचर्स बनने वाले हैं वो ही नहीं, बल्कि जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्कूल में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे। नॉट ओनली हैव साइकोलॉजिस्ट बीइंग वर्किंग विद चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल प्रॉब्लम्स, दे आर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल्स। तो ना तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिल्ड्रंस के साथ काम कर रहे हैं जिनको स्पेशल प्रॉब्लम है, बट दे आर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल्स में भी एम्प्लॉयड हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कोऑपरेटिव जो सेक्टर होता है वहाँ पर भी वो हैं कि मतलब एम्प्लॉय और जो उनके हायरार्की होती है उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, फॉर्मुलेट कैसे किया जाए किसी भी पॉलिसी को। सो इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इन द एचआरडी एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, इन स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट, इन द डेवलपमेंट सेक्टर एंड इन आईटी इंडस्ट्री, हर जगह पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मौजूद हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी साइकोलॉजी इन इंडिया के बारे में, कि इंडिया में साइकोलॉजी ने कैसे किया, कैसे आगे बढ़ा। तो इन शॉर्ट में इस चीज़ को मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि अगर हम बात करें दुर्गानंद सिन्हा की, मतलब इंडिया की बात करें, तो देखो सबसे पहले तो एन एन सेन गुप्ता के द्वारा 1916 में फर्स्ट जो वो थी लेबोरेटरी आप कह लो, वो स्थापित की गई थी, वो भी एक्सपेरिमेंटल वाली एन सेन गुप्ता ने कहाँ की थी, कैलकाटा में की थी। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दुर्गानंद सिन्हा क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी बुक के अंदर साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री में उन्होंने क्या लिखा कि 4 फेजेस में, यानी कि 4 चरणों में जो हमारी साइकोलॉजी है वो इंडिया में बनी है, बड़ी है, जिसमें 1947 का टाइम पीरियड आता है इंडिपेंडेंस का, जिसमें हमने कुछ वेस्टर्न आइडियाज़ को ही फॉलो किया और उन्हीं से ही हमने कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। फिर आता है 1960 का टाइम पीरियड, जिसमें हमने सोचा कि इंडिजनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि इंडिजनाइजेशन का मतलब होता है ना कि आप अपनी साइकोलॉजी बनाओ, अपने इंडिया के कल्चर ट्रेडिशंस को ध्यान में रखे, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाओ। फिर आता है 1960s के बाद का टाइम पीरियड आता है थोड़ा, जिसमें हमने अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखा कि सोसाइटी की क्या परेशानी है। फिर 1970 का टाइम पीरियड आ जाता है, और आज तो वैसे भी न्यूरो बायोलॉजिकल साइंसेज इन सब में रिसर्च चलती जा रही हैं, और साइकोलॉजिस्ट हर फील्ड में पहुँचे हैं, हर फील्ड में पहुँच पाए हैं, ताकि जो भी हमारी दिक्कतें हैं, परेशानी, उसको ठीक किया जा सके। तो ये इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो दुर्गानंद सिन्हा की बुक का नाम बताओ, ठीक है। और 1986 में हमने ट्रेस करने की कोशिश करी कि इंडिया में मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसके 4 फेजेस हमने देखे। तो शुरुआत में एक्सपेरिमेंटल, साइकोएनालिटिक और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से शुरुआत हुई, है ना, मतलब वेस्टर्न कंट्री से ही हमने चीज़ों को लिया। फिर 1960 में और ब्रांचेस खुली, और हमने अपने आप को थोड़ा वेस्टर्न साइकोलॉजी से लिंक किया, वेस्टर्न आइडियाज़ को यूज़ करा, बट एट द सेम टाइम हमने कोशिश करी कि हम इसे इंडिजीनस साइकोलॉजी की तरफ लेकर जाएं, अपने कल्चर ट्रेडिशंस को ऐड करें, जो हमारे पुराने नॉलेज सिस्टम हुआ करते थे, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम हुआ करते थे, कभी बात करेंगे उसके बारे में, तो उनके बारे में यहाँ पर
थी, मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को इसके अंदर लेकर आए। फिर 1960 के आसपास प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च हुई कि इंडिया के प्रॉब्लम क्या हैं, ठीक है, और उसके बाद न्यू आइडेंटिटी की बात करी। तो ये प्रॉपरली इंडिया में साइकोलॉजी के बारे में था, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, माइंड क्या है, बिहेवियर क्या है, यानी कि मन क्या है, माइंड को हम मन कह देते हैं, तो मन क्या है और व्यवहार क्या है। सो व्हाट इज़ माइंड? माइंड, मन, इज़ इट द सेम एज ब्रेन? क्या ये बिल्कुल ब्रेन जैसा है? देखो ब्रेन क्या, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ब्रेन है ना वो एक फिजिकल चीज़ है। आप उसको टच कर सकते हो, उसको निकाल करके हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं, जो ब्रेन है, लेकिन नहीं कर सकते तो मन को, माइंड को नहीं कर सकते। इट इज़ ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्रेन है अगर उसे निकाल दिया जाए तो मन नहीं काम करेगा, यानी कि आपका माइंड काम नहीं करेगा। मतलब ब्रेन है तो माइंड है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिसके अंदर आपका ब्रेन में इंजरी हुआ है लेकिन आपका माइंड ढंग से काम कर रहा है। तो माइंड क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है। तो माइंड, बट फिर भी माइंड इज़ अ सेपरेट एंटिटी, हम उसको एक अलग एंटिटी के रूप में देखते हैं। रीसेंट स्टडीज़ इन इफेक्टिव न्यूरो साइंसेज, जो न्यूरो साइंसेज है, जो न्यूरॉन्स, ब्रेन के फंक्शनिंग, इन सब का स्टडी करता है, तो अफेक्टिव न्यूरो साइंसेज हैव क्लियरली शोन, इन्होंने क्लियरली बताया है दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर, कि आपके मन और आपके व्यवहार में कुछ रिलेशनशिप होता है। इट हैज़ बीन शोन दैट यूजिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक, अगर आपको पॉजिटिव विजुअलाइज दिखाया जाए, कोई विजुअलाइजेशन आपको दिखाई जाए, एंड फीलिंग पॉजिटिव इमोशन, अगर आप पॉजिटिव फीलिंग को सोचो, इमोशंस को सोचो, देन वन कैन ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बॉडीली प्रोसेसेस। यानी कि अगर आपके बॉडी में कोई एक प्रॉब्लम है, कोई आपको डिसऑर्डर है, कोई चीज़ खराब है, मतलब फिजिकली अगर आप ठीक नहीं हो, तो आपके मन के अंदर इतनी पॉजिटिव इमोशन चीज़ें भरी जा सकती हैं कि आप ठीक हो जाओ, अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो। इसको ही हम कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। एक नया डिसिप्लिन है, अ न्यू डिसिप्लिन कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हैज़ एमर्ज्ड विच एम्फसाइजेज द रोल प्लेड बाय द माइंड इन स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम, कि आपके मन का बहुत बड़ा रोल होता है आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर ऐसा हमने कितनी बार सुना है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है वो चल नहीं पाएगा या ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपका मन, आपके अंदर की विल पावर, आपके अंदर की शक्ति, कुछ चीज़ें ऐसी होती है साइकोलॉजी की, आप सोचते हो कि मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो हम ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? दिस इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए भी हमारा मन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन यही चीज़ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है ब्रेन का एंड माइंड का। वैसे तो ब्रेन एंड माइंड अलग अलग हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रेन है तो माइंड है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने ऐसे देख रखे हैं कि इंजरी हो जाती है ब्रेन में, लेकिन तब भी आपका मन ढंग से काम करता है। सो माइंड एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप टच नहीं कर सकते, ये इनटैंजिबल है, टैंजिबल नहीं है, यानी कि टच नहीं किया जा सकता। वेर एज ब्रेन हार्डवेयर है, उसको निकाल के देख सकते हो, उसे ऑपरेट कर सकते हो, वो टैंजिबल आइटम है, मतलब टैंजिबल चीज़ है, आप उसको टच कर सकते हो। फिर अब यहाँ पर एक जेबी वॉटसन का कथन है जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कभी आ जाए। सो ये क्या कहते हैं, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, आप मुझे दर्जनों डजन हेल्दी इन्फेंट्स दें। सबसे पहले तो जेबी वॉटसन कौन है? बिहेवियरिस्ट है, एक बिहेवियरिस्ट हैं, यानी कि व्यवहारवादी हैं, ठीक है, बिहेवियरिस्ट हैं। तो ये क्या कहते हैं कि गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, आप मुझे दर्जनों हेल्दी इन्फेंट दो, वेल फॉर्म्ड, और माई ओन स्पेसिफाइड वर्ल्ड टू ब्रिंग दैम अप इन, एंड आई विल गारंटी टू टेक एनी वन एट रैंडम। मतलब मैं खुद उन्हें रैंडमली सेलेक्ट करके, ट्रेन करके, बिहेवियर या आदत डलवा करके उनको किसी भी तरह का स्पेशलिस्ट बना दूंगा, एंड ट्रेन हिम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट। आई माइट सेलेक्ट डॉक्टर, मैं उसको डॉक्टर बना सकता हूँ, लॉयर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, आर्टिस्ट, मर्चेंट चीफ, एंड येस इवन बेगर मैन, यानी कि जो भिखारी है वो भी बना सकता हूँ, और थीफ भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट,
पेंशेंट्स, टेंडेंसीज, अबिलिटी, वोकेशन, रेस ऑफ हिज एंसेस्टर्स, ये उन्होंने कहा था 1930 में, कि वो बच्चा किसी भी धर्म, जाति, किसी भी पुराने मतलब किसी भी उसके कैसे भी एंसेस्टर्स हों, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये उनका कथन था कि मुझे दर्जनों हेल्दी इन्फेंट्स दे दो, मैं से कुछ भी बना दूंगा। और इन्फेंट कौन, 0 से 2 साल तक का, 2 साल तक का बच्चा दे दो और मैं से कुछ भी बना दूंगा। तो आप समझ रहे हो कि ये कथन कैसा है, कि मतलब आपके बिहेवियर के थ्रू आपको कुछ भी बनाया जा सकता है, राइट। अब 1879 में, जैसे लिप्जिग जर्मनी, इंपॉर्टेंट है, रटने वाला तो नहीं है, बस इसमें टाइमलाइन को समझना है, क्रोनोलॉजी को समझना है। मैं फिर बता रही हूँ कि इसमें डेट कम ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम वुंट एस्टैब्लिशेस द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी लिप्जिग जर्मनी। तो 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में साइकोलॉजी की एक लेबोरेटरी को शुरू किया, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फिर 1890 में विलियम जेम्स पब्लिशेस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स कौन है तो पता होना चाहिए, विलियम वुंट हैं, जैसे उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म से वो रिलेटेड है, वैसे ही फंक्शनलिज्म से रिलेटेड कौन है, विलियम जेम्स हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म के बाद तो फंक्शनलिज्म ही आया था ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फंक्शनलिज्म इज फॉर्मुलेटेड एज अ सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। फिर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर 1900 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस को डेवलप किया। साइको एनालिसिस हम सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि क्या होता है, मन के बारे में उन्होंने बताया कि कितने लेवल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें साइको एनालिसिस में हमने देखा हुआ है। फिर आइवन पावलोव 1904 में देखो, तो आइवन पावलोव को नोबेल प्राइज़ मिला था। एक्चुअली उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम किया है, लेकिन फिर भी ना ये अलग अलग उसमें फील्ड में काम करते थे पहले, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने के लिए। फिर 1905 इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था बिनेट एंड साइमन ने। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में देखेंगे कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन या इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। फिर गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आई, तो हमने देखा गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इज बॉर्न इन जर्मनी। फिर गेस्टॉल्ट वादी साइकोलॉजी आई, जिसके अंदर हमने वो पढ़ा था ना कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, वो इंपॉर्टेंट है। फिर 1916 में पहला डिपार्टमेंट खोला गया, द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड। देन साइकोलॉजी इज इंक्लूडेड इन इंडियन साइंसेस कांग्रेस एसोसिएशन, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इज फाउंडेड, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। 1924 में जॉन बी वॉटसन पब्लिशेस बिहेवियरिज्म, अ बुक दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। तो उन्होंने बिहेवियरिज्म करके ही एक बुक पब्लिश करी और उससे फाउंडेशन रखी बिहेवियरिज्म की। देन 1928 में एन सेन गुप्ता एंड राधा कमाल मुखर्जी पब्लिशेस द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन सोशल साइकोलॉजी। इतना नहीं पूछता है बट इंपॉर्टेंट है, जैसे जे बी वॉटसन की बुक इंपॉर्टेंट है। विलियम जेम्स ने क्या लिखी, पब्लिशेस की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, है ना। विलियम वुंट ने लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की, तो ये कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं, इतना छोड़ देना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स, ये हमने पढ़ चुके हैं कि कार्ल रॉजर्स जो थे वो फादर हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, लेकिन स्पिरिचुअल फादर कौन है, अब्राहम मैस्लो हैं। तो कार्ल रॉजर्स ने पब्लिश की क्लाइंट सेंटर थेरेपी को पब्लिश किया। उसके बाद BFS स्किनर पब्लिशेस साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर स्ट्रेंथनिंग, तो कुछ चीज़ें इन्होंने पब्लिश करी हैं। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पे बात किया। तो इंपॉर्टेंट है कि अब्राहम मैस्लो कौन है, तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट में ये एक स्पिरिचुअल फादर हैं। फिर ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिशर इलाहाबाद, ये नहीं। फिर अब 1955 का ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ निमहांस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, किसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसके ऊपर, मतलब जो आपका फुल फॉर्म है उस पर आ सकता है। सो इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, इंपॉर्टेंट है, बैंगलोर में है ये। हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज एंड ब्रांचेस एस्टैब्लिश। और अब कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी नहीं पढ़नी है, लेकिन ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट साइमन विन्स द नोबेल प्राइज़ फॉर वर्क ऑन डिसीजन मेकिंग। हर्बर्ट साइमन ने बहुत काम किया है। जब मैं BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में थी, तब हर्बर्ट साइमन को हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा। फिर MA में, जब पॉलिटिकल साइंस MA चल रहा था, तो भी मैंने हर्बर्ट साइमन को इस चीज़ में पढ़ा, किस में,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी भी मेरे पास पबैट थी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर्बर्ट साइमन इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग की बात करी है उन्होंने, साइकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ खास चीज़ें हैं, लेकिन अगर होंगी तो मैं बताऊंगी। अभी तो इतना ही है जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। जैसे निम हैंड्स का वो पूछा जा सकता है, निम हैंड्स का जो फुल फॉर्म है वो पूछा जा सकता है। हर्बर्ट साइमन का ये जो इन्होंने एक डिसीजन मेकिंग की बात करी है ये पूछा जा सकता है। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।